हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नाटो के बारे में आप जानते हैं। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। साल 1949 में इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना की 75वीं वर्षगांठ या आप यूँ कहें कि 75वां बर्थडे इस वर्ष 2024 में मनाया जा रहा है और अमेरिका के वाशिंगटन में इसका सम्मेलन भी आयोजित किया जा रहा है। इसी के कारण आज की चर्चा में हम लोग नाटो के बारे में विशेष करके जानकारी हासिल करेंगे कि आखिर क्यों ये बहुत अधिक समाचार पत्र में दिखता है, क्यों इसकी चर्चा अक्सर होती रहती है और इसके संबंध में अन्य क्या कुछ महत्वपूर्ण पक्ष कहते हैं। सामने आपको मैंने एक न्यूज से रूबरू करवाया है जिसमें ये पूछा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है कि क्या इस बार नाटो के सम्मेलन में यूक्रेन को सदस्यता मिलेगी और क्या यूक्रेन को सैन्य सहायता हासिल होगी। तो इस प्रश्न के उत्तर के तौर पर यदि मैं आपको बताऊं एक लाइन में, तो अभी नाटो के जो भी सदस्य हैं एट प्रेजेंट, इन सभी ने सहमति नहीं जताई है कि यूक्रेन को हम सदस्यता दें। इस कारण से यूक्रेन को अभी और अधिक वेट करना पड़ सकता है। अब हम लोग नाटो के थोड़ा सा इतिहास को टटोलते हैं बच्चों कि आखिर जिस नाटो की माला हर कोई जपता है, जो भी महत्वपूर्ण गतिविधियां होती हैं वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, वहां कहीं ना कहीं नाटो की चर्चा होने लगती है। तो आखिर ये नाटो कैसे उभरा और ये वर्तमान में क्या कुछ कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध जब 1945 में समाप्त हुआ और 1949 में इसकी स्थापना हुई, तो उस समय का जो दौर था वो शीत युद्ध का था और शीत युद्ध के दौरान में अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच में बहुत अधिक खींचतान की स्थिति पैदा हो गई थी। और ऐसे में ही अमेरिका ने यूरोप के कुछ देशों के साथ मिल करके नाटो की स्थापना की, जिसका मेन मकसद एट दैट टाइम क्या था कि अपनी रक्षा करना। और इसमें एक बात मेंशन की गई अनुच्छेद 5 के तहत, जिसमें यह कहा गया कि नाटो के किसी भी सदस्य के ऊपर कोई भी देश कैसा भी हमला करेगा तो फिर यह हमला नाटो के सभी सदस्यों पर माना जाएगा और देन फिर नाटो के सभी सदस्य मिलकर के उस पार्टिकुलर देश या उन पार्टिकुलर देशों के समूह के अगेंस्ट में हमला करेंगे। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर दिख जाती है। एक चीज और मैं आपको बताऊं कि जिस नाटो को लेकर के आज हम इतना अधिक विचार कर रहे हैं, इतना अधिक हम समझ रहे हैं, इसकी स्थापना में जिन सदस्यों ने भूमिका निभाई उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी। 12 सदस्यों के माध्यम से नाटो की स्थापना की, लेकिन धीरे धीरे नाटो के जो सिद्धांत हैं उस सिद्धांत को लोगों ने अपनाना शुरू किया, देशों ने इसको अडॉप्ट करना शुरू किया। परिस्थितियां बदलती चली गई। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। सोवियत संघ के विघटन के बाद कई सारे ऐसे देश थे जो कि सोवियत संघ से टूट करके और नाटो के साथ में आने लगे और इसकी संख्या में और दिनों दिन बढ़ोतरी होती गई और ये एक बड़ा कारण बना रूस और अमेरिका के बीच के तनाव को और अधिक उभारने का। क्योंकि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि रूस ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश के तौर पर उभरा था और इसके अलावे कई सारे देश थे जो चाहते थे कि हम रूस के अंडर में न रहें, बल्कि हम स्वतंत्र तरीके से अपने हिसाब से जीवन जिएं, हमारी अर्थव्यवस्था स्वतंत्र रहे, रूस से हम कभी भी किसी भी स्तर पर कोई एज सच डिपेंडेंसी न जताएं। और इसी के कारण लगातार नाटो में सदस्यों की संख्या बढ़ोतरी होती चली गई और वर्तमान में 2024 में कुल नाटो के सदस्यों की संख्या 32 हो गई है, जबकि स्वीडन जैसे देश ने भी नाटो की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अब आपको मैं यहाँ पर यह भी बताऊं कि जिस नाटो की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, इसके 3 महत्वपूर्ण आधार थे स्थापना के। पहला जो महत्वपूर्ण आधार था वो था कि साहब सोवियत के विस्तार को रोका जाए, क्योंकि सोवियत संघ उस समय अपने समाजवादी विचारधारा को जबरदस्त तरीके से प्रसारित कर रहा था। केवल यूरोप में नहीं, एशियाई क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि उसने नॉर्थ अमेरिका के क्षेत्र में भी अपने प्रभाव को, सेंट्रल अमेरिका के क्षेत्र में भी अपने प्रभाव को मजबूत करने की कोशिश की। क्यूबा के बारे में आपने सुना होगा, क्यूबा को लेकर के मैंने एक बार प्रोग्राम भी किया था। क्यूबा पर
सोवियत संघ का प्रभाव ज्यादा से ज्यादा होने लगा था और 1960-62 के समय में क्यूबा संकट की स्थिति सामने आ गई थी। गेटिंग इट और नॉट? तो सोवियत के विस्तार को रोकना नाटो का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उस समय था। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके से 1945 में युद्ध की समाप्ति होती है और जापान को तहस नहस कर दिया जाता है, तो अमेरिका तो एकदम ताकतवर देश के तौर पर उभरता ही है, परमाणु बम उसके पास में आ ही गया था। लेकिन अमेरिका को इस बात की आशंका थी कि जिस तरीके से, जिन परिस्थितियों में द्वितीय विश्व युद्ध उभरा, जर्मनी में जिस तरीके से नाजीवाद का उदय हुआ, इटली में जिस तरीके से मुसोलिनी के नेतृत्व में फासीवाद का उदय हुआ, यदि वैसे ही स्थितियां फिर से पनपने लगें तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है, यूरोप के लिए ठीक नहीं है। और ऐसे में यूरोप में राष्ट्रवादी सैन्यवाद के पुनरुत्थान को रोकने की कोशिश अमेरिका के नेतृत्व में कई सारे देशों ने की। गेटिंग इट और नॉट? और ये एक बड़ा कारण रहा नाटो की स्थापना का। तीसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर माना जाता है वो माना जाता है साहब, यूरोपीय राजनैतिक एकीकरण को प्रोत्साहन देना। मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस तरीके से रूस यानी तत्कालीन सोवियत संघ ने उस समय में एक समाजवादी प्रभाव को थोपने की कोशिश की, समाजवादी प्रभाव लाने की कोशिश की अलग अलग देशों में, वैसे में कई सारे देशों ने एक बेचैनी जैसा महसूस किया और उन्होंने चाहा कि हम एक ऐसे देश के साथ में काम करें जो कि समाजवादी या फिर रूसी प्रभाव से अलग रहे। और इसी कारण अमेरिका और बाकी के जो देश जो कि लाइक माइंडेड हम कह सकते हैं, एक मत के हो सकते थे, उन सभी ने मिल करके नाटो की स्थापना की। ठीक है जी। यहां पर एक चीज मैं आपको बताऊं कि साहब ठीक है, सोवियत का विस्तार तो रुक गया। कब रुक गया? तो 1991-92 के समय में, है ना, इसका विस्तार तो अब रुक गया था, सोवियत संघ विघटन हो चुका है। लेकिन क्या अब नाटो को समाप्त हो जाना चाहिए था? और क्या नाटो समाप्त हुआ? नहीं हुआ। नाटो अभी भी काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका मानना है कि ये जो दोनों कंडीशंस हैं, ये दोनों कंडीशंस अभी भी फुलफिल नहीं हुए। और केवल यही कंडीशंस नहीं, आगे मैं आपको बताऊंगा कि कई और भी फैक्टर्स हैं जो कि नाटो को आज भी प्रासंगिकता प्रदान करते हैं। गेटिंग इट और नॉट? तो यहां पर इस चीज को ध्यान रखिएगा दोस्तों, सोवियत संघ के द्वारा यूरोप में निर्वाचित सरकारों को खतरा जब उस समय महसूस होने लगा, तब फिर अमेरिका के सहायता से उन देशों को संरक्षण दिया जाने लगा और अमेरिका ने यूरोपीय रिकवरी योजना, यूरोपीय रिकवरी प्रोग्राम के माध्यम से उन देशों को आर्थिक सहायता दी और साथ ही सिक्योरिटी भी दी कि भाई देखो, तुम हमारे साथ में रहो, हम सब मिलकर के एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो फिर रूस और उसके जो भी देश हैं, सहयोगी देश हैं, वो हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। हालांकि सोवियत संघ के द्वारा भी उस समय नाटो के अगेंस्ट में कुछ ऐसे ही सैन्य संगठन गठित करने की कोशिश की गई थी। ध्यान रखिएगा कि वर्ष 1955 में वार्सा पैक्ट पर हस्ताक्षर किया गया और इसके द्वारा कोशिश की गई कि नाटो को लोहे चने चबवाया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि वार्सा पैक्ट बाद में 1990-91 के बाद जो स्थितियां पनपती हैं, सोवियत संघ के विघटन के बाद जो स्थितियां पनपती हैं, वार्सा पैक्ट समाप्त हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ें, नाटो के विकास को थोड़ा सा खाके के हिसाब से देखें तो 1950 के दशक की बात यदि हम करते हैं तो इस समय इसकी मुख्य जो भूमिका थी ये रक्षा के स्तर पर थी, डिफेंस के स्तर पर थी कि हम अपनी रक्षा करें और जो भी हमारे सहयोगी देश हैं उनकी भी रक्षा हो। ठीक है जी। इसके बाद 1960 के दशक की यदि हम बात करें दोस्तों, तो इस समय जो देतांत है यानी कि तनाव शैथिल्य जैसी जो स्थितियां हैं वो यहाँ पर प्रभावी भूमिका निभा रही थी। तनाव शैथिल्य का मतलब कि दोनों ही खेमे ने यह समझने की कोशिश की कि जो यथा स्थिति है उसको बरकरार रखा जाए, न हम आप पर कोई भी आरोप लगाएं, कोई भी हमला करें, कोई आक्षेप लगाएं और न आप हम पर। तो इसी को देतांत या फिर तनाव शैथिल्य कहा गया और इस दौरान नाटो ने इस समय ऐसा कोई खास काम नहीं किया।
ठीक है जी। इसके बाद 1990 का दशक आता है और ये वही समय है जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था। इस समय एक तरीके से वैक्यूम की स्थिति पैदा हो गई थी सोवियत संघ के विघटन के बाद में। और यहाँ पर इस बात को समझिएगा कि कई सारे देशों ने नाटो में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी। इसके बाद ही जाकर के प्रशांत क्षेत्र में भी नाटो ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। शुरुआती समय में तो अटलांटिक महासागर वाला जो इलाका था, अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा कि उसी पार्टिकुलर रीजन में नाटो के देशों को महत्वपूर्ण रूप से स्थान दिया गया था। बाद में प्रशांत क्षेत्र में भी इसकी भूमिका बढ़ने लगी। इसके बाद 21वीं सदी की बात करें तो फिर नए देश और यहाँ तक कि खाड़ी देशों के साथ भी नाटो ने अपना संपर्क साधना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से नाटो की जो विकास यात्रा है आप एक एक करके देख समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने मैप के माध्यम से इसके गतिविधियों को दर्शाने की कोशिश की है। 1949 में मैंने आपको बताया कि फाउंडर मेंबर्स कुल मिलाकर के 12 बनते हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल ही है। और देन फिर 1950 से 96 के बीच में कई सारे देश इसमें शामिल होने लगते हैं। और 2023 और 2024 में 2 देश इसमें शामिल हुए हैं, जिसमें से एक का नाम है स्वीडन और दूसरे का नाम है फिनलैंड। ठीक है, तो जो फिनलैंड है ये 2023 में शामिल हो चुका था और स्वीडन 2024 में इसका हिस्सा बन चुका है। टोटल 32 देश एट प्रेजेंट हैं। ये मैंने आपको पहले भी संकेत किया था। इसके अलावा जो यूक्रेन जैसे देश हैं ये नाटो में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन दायर किए हुए थे, लेकिन यही तो दिक्कत हो गई ना कि रूस ने यूक्रेन के अगेंस्ट में इसी के कारण हमला किया कि तुमको हम नाटो में शामिल नहीं होने देंगे। चूंकि रूस को पता है कि नाटो में यदि ये शामिल होगा और बगल में ही रूस है तो नाटो का प्रभाव पूर्वी यूरोप वाले क्षेत्र में जबरदस्त तरीके से पड़ जाएगा और ऐसे में हमारे लिए ये खतरे से खाली नहीं होगा। इसलिए वो कदापि नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बने। गेटिंग इट और नॉट? यहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश की है कि कैसे कैसे वर्ष 1949 में जहाँ पर 12 सदस्य थे, उसके बाद 1952 में ग्रीस और तुर्की को शामिल किया गया नाटो के अंतर्गत में, है ना। उसके बाद धीरे धीरे संख्या बढ़ती चली गई। 1955 में भी कुछ सदस्य इसमें शामिल हुए, जैसे कि जर्मनी इसमें शामिल हुआ 1955 में। इसके बाद 1992 में, 1999 में, इस तरीके से लगातार सदस्यों की संख्या बढ़ती चली गई है। ठीक है, 2023 में हमने देखा फिनलैंड और 2024 में स्वीडन भी इसका हिस्सा बन चुका है। इसके बाद अब हम लोग जब वर्तमान स्थिति को देखें तो साहब ये समझने की जरूरत है कि एट प्रेजेंट नाटो किस तरीके से काम कर रहा है। देखो, ध्यान रखना कि नाटो एट प्रेजेंट कई सारी समस्याओं को एक साथ लेकर के चल रहा है। जहां एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध के कारण उसको चिंता सता रही है, लगातार उसे लग रहा है कि रूस यूक्रेन का पता नहीं नतीजा क्या होगा। हालांकि यहां पर मैं आपको हिंट कर दूं कि रूस यूक्रेन युद्ध में डायरेक्ट नाटो अभी अपनी भूमिका नहीं निभा रहा था। 2022 से लेकर के 2024 तक जो युद्ध हुआ है उसमें नाटो के सदस्य देश बेशक यूक्रेन की सहायता कर रहे हैं, लेकिन नाटो के द्वारा एज अ ग्रुप एज सच कोई भी स्टेप नहीं उठाया गया। लेकिन अभी यहां पर ध्यान रखिएगा कि एक बड़ा कदम उठाने की कोशिश की जा रही है। जो यूक्रेन डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप बनाया गया था अमेरिका के नेतृत्व में, है ना, उस ग्रुप से जो सैन्य शक्ति है, सैन्य समन्वय से संबंधित जो गतिविधियां हैं वो अब स्थानांतरित होंगी किसको? नाटो को। ऐसी संभावना जताई जा रही है। गेटिंग इट? यूक्रेन रक्षा संपर्क समूह, इसमें अमेरिका सहित लगभग 50 देश शामिल थे और ये जो समूह है ये जर्मनी के रैमस्टीन में गठित किया गया था। रैमस्टीन, ध्यान से समझिएगा। और इसीलिए इसका नाम रैमस्टीन समूह भी रखा गया था। रैमस्टीन वो जगह है जहां पर अमेरिका का एयर बेस है जर्मनी में, और वहीं पर यह समूह गठित किया गया था। किस लिए? तो फिर यूक्रेन को सैन्य सहायता करने के दृष्टिकोण से, सैन्य समन्वय करने के दृष्टिकोण से।
अब ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था इस समूह से स्थानांतरित होकर के नाटो के पास में चली जाएगी। इस बार के सम्मेलन में इसको अंतिम निर्णय के तौर पर मान लिया जाएगा। अब नाटो धीरे धीरे यूक्रेन के अगेंस्ट में जिस तरीके से रूस के द्वारा कार्रवाइयां की जा रही है, नाटो का अब यहां पर सीधा हस्तक्षेप, डायरेक्ट इंटरफेरेंस दिख सकता है। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाटो यदि डायरेक्ट इंटरफेरेंस दिखाएगा तो नाटो कल को यह भी कह सकता है कि भाई आप यहां से हट जाइए, है ना, यूक्रेन को हम शामिल कर लेंगे, ये भी कर सकता है बाद के समय में। अभी तो फिलहाल उसने मना ही किया है, लेकिन बाद में कुछ भी हो सकता है। एट प्रेजेंट जो इनिशिएशन है वो यहाँ पर समझने की जरूरत है। इसके अलावा नाटो ईरान में जिस तरीके से परमाणविक गतिविधियां चल रही हैं, अमेरिका के द्वारा हमेशा से ईरान के अगेंस्ट में जो टीका टिप्पणी है ये होती रही है, यहाँ पर भी नाटो को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आतंकी चुनौतियां हाल के समय में बढ़ी हैं, जिस तरीके से इस्लामिक स्टेट का दबदबा बढ़ा है कई सारे देशों में, वैसे में भी नाटो को अपने स्तर पर काम करने की आवश्यकता जान पड़ती है। इसके अलावा साइबर हमले की चुनौती से निपटना और विभिन्न देशों में लोकतंत्र की रक्षा करना, शरणार्थी समस्या से निपटना, इन सब को लेकर के भी नाटो ने हाल के समय में सक्रियता दिखाई है, ताकि ये न लगे कि नाटो केवल और केवल एक सैन्य समूह ही बनकर के रह गया है, बल्कि वो कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, क्षेत्रीय संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर के विभिन्न मुद्दों पर भी अपनी पैठ, अपनी पहुंच और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जिससे ये स्पष्ट हो सके कि नाटो केवल और केवल सैन्य संगठन नहीं है, बल्कि यह कई सारे पक्षों को लेकर के आगे बढ़ने वाला संगठन है। और ये इसके लिए अपने आप में इसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। ठीक है जी, यहां पर इस चीज को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर मैंने एक तस्वीर लगाई है। ये तस्वीर इसलिए लगाई है क्योंकि अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रूस की यात्रा की है और इसी समय में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन वाशिंगटन में हो रहा है। तो यहाँ पर विचारकों के मन में एक सवाल ये उभर रहा था तो कि क्या ये जो दोनों घटनाएं हैं ये संयोग हैं या फिर सोची समझी रणनीति के तहत ये स्टेप्स लिए गए हैं। हालांकि भारत के द्वारा इस संदर्भ में रिजेक्शन दर्शाया गया है कि नहीं, ऐसा एकदम नहीं है, हमने कोई भी ऐसा सोची समझी रणनीति के आधार पर यह स्टेप नहीं लिया था, ये महज एक संयोग ही है। खैर भगवान जाने ऐसा है या नहीं है। चलिए, यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं ये एक जबरदस्त व्यक्तित्व के तौर पर उभर रहे हैं। ये वो इसलिए उभर रहे हैं कि जहां अमेरिका और रूस एक दूसरे के आगे आमने सामने आकर करके एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं, वहीं भारत के द्वारा कोशिश की जा रही है कि किसी भी स्तर पर इस तनाव को कम किया जाए। जहां एक तरफ भारत का संबंध अमेरिका से भी है, वहीं दूसरी तरफ भारत रूस के साथ भी अपनी गाढ़ी दोस्ती बनाए रखना चाहता है। दोस्तों, यहाँ पर मिर्जापुर सीजन 3 में कालीन भैया के द्वारा एक स्टेटमेंट कहा गया था, उसको मैं बहुत ही ब्रीफ में यहाँ कहना चाहूंगा और कुछ वैसा ही दिख भी रहा है कि जब मिर्जापुर की गद्दी को लेकर के एक तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी कि कौन इस गद्दी पर बैठेगा, गुड्डू भैया बैठेंगे या फिर शरद शुक्ला जी बैठेंगे, तो वहां एक हिंसात्मक माहौल पैदा हो गया था। और जो कालीन भैया हैं वो शरद शुक्ला जी को समझाते हैं कि देखिए, अभी आपको सावधान सचेत होकर के काम करने की आवश्यकता है। गद्दी पर जो बैठेगा उसकी दावेदारी इस बात से तय होगी कि वह कितना संतुलन बनाए रखता है, कितना वो संतुलन वाला रवैया अपनाता है। जो जितना ही ज्यादा संतुलन वाला रवैया अपनाएगा वो उतना ही ज्यादा प्रभावी रूप में आगे बढ़ेगा। और कुछ ऐसी ही स्थिति यहाँ पर भी देखी जा रही है कि नरेंद्र मोदी जी भी एक संतुलन वाली स्थिति लगातार बना रहे हैं। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि केवल नरेंद्र मोदी जी ही क्यों, बल्कि भारत की ही अपनी विदेश नीति का हिस्सा रहा है कि हम संतुलन की नीति को ही तरजीह देते हैं। वसुधैव कुटुंबकम को महत्व देने वाला देश कभी भी युद्ध को महत्व नहीं देना चाहेगा। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने हमेशा से कहा भी है कि डिप्लोमेसी और डायलॉग के जरिए युद्ध की जो गतिविधियां हैं इसको समाप्त करनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर इस बात को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है।
आज की चर्चा में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि नाटो के विकास, नाटो की महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में आज जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया निश्चित तौर पर आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा दोस्तों कि स्टडी IQIAS टीम के जरिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैच की शुरुआत की गई है, P2I बैच की। इसकी शुरुआत 8 जुलाई से शाम में 6 बजे से की गई है। यदि आपने GS के कंप्लीट तैयारी नहीं की है, GS को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, सिलसिलेवार तरीके से समझना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है इस बैच के अंतर्गत। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आप मात्र 27,999 रुपए में इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर रूप प्रदान कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी।